हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू लेके आ गया हूँ, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यू भी आते हैं। बाकी मैंने चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी क्वेश्चन सब करा रखे हैं, जिसके लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन पे। इस वीडियो को जरूर देखना, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हर एक क्वेश्चन छाट के लाया हूं और यूनिक है और इम्पोर्टेंट है, जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं। ठीक है, लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? संचारण कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं, पानी चढ़ाना कहते हैं, या विद्युत अपघटन कहते हैं। लोहे को जब जिंक की परत चढ़ाई जाती है ना उसके ऊपर, ठीक है, तो वो संचारण क्या हुआ? संचारण मतलब जंग लगना हुआ, ठीक है, संचारण थोड़ी ना हुआ। उसे हम कहते हैं गैल्वेनीकरण। इसे हम क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण। जब लोहे को जिंक से हम उसकी परत चढ़ाते हैं उसके ऊपर, तो उसे कहा जाता है गैल्वेनीकरण। ठीक। अगला है पानी चढ़ाना, विद्युत अपघटन, ये सब गलत है। अगले प्रश्न पे आ जाओ। ठीक, अगला प्रश्न आपसे क्या बोला? निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपघटन, अपघटन की अभिक्रिया कौन सी है? ठीक है, तो ये आपको पता है ना कि अपघटन कहां हो रहा है। अपघटन मतलब टूटना, ठीक है। एक संयोजन, वियोजन का मतलब होता है अपघटन। वियोजन अभिक्रिया कहां हो रही है? देखो ये तो दो, अपघटन में क्या होगा ना, आपके इधर दाईं तरफ सिंगल होगा, और इधर अगर इधर से बताऊं तो बाईं तरफ एक होगा और दाईं तरफ दो या दो से ज्यादा होंगे, तो उसे हम अपघटन कहेंगे। ठीक है, सो देखो यहां पर सिंगल है लेकिन इधर भी सिंगल है, तो ये अपघटन नहीं है, ये भी अपघटन नहीं है। इधर सिंगल है, इधर दो से ज्यादा है, दो या दो से ज्यादा होना चाहिए। इधर जुड़ रहा है तो ये संयोजन हुआ, ये भी नहीं है, तो ये अपघटन है। यहाँ एक पदार्थ है जो कि दो या दो से ज्यादा अधिक पदार्थों में टूट रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अपघटन हो जाएगा। आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में कौन सा गंधीय सूचक नहीं है? नहीं है। गंधीय सूचक क्या होता है? वो सूचक जिससे गंध के द्वारा हम पता लगाते हैं उसकी प्रकृति के बारे में, उसे हम गंधीय सूचक कहते हैं। तो गंधीय सूचक कौन सा नहीं है? जो वेनिला होता है वो एक गंधीय सूचक है। प्याज भी एक गंधीय सूचक है, ठीक है। लौंग का तेल, ये भी एक गंधीय सूचक है। तीन जब हो गए तो शकरकंद हमारा जो है ये गंधीय सूचक नहीं होगा, और यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कौन सा गंधीय सूचक नहीं है, ये आपसे बोला गया है। ठीक है दोस्त, आगे समझना। डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना, विज्ञान के साथ साथ गणित भी मैंने पूरी पढ़ा रखी है। अगले प्रश्न पे आ जाओ। कह रहे एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल क्यों है? ठीक है, एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल क्यों है? दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं? प्रबल अम्ल किसे कहते हैं? ठीक है, दुर्बल क्षार क्या होता है, प्रबल क्षार क्या होता है, इस पे की परिभाषा भी एग्जाम में आ सकती है, जो कि चैप्टर नंबर 3 में मैंने पूरा पढ़ा रखा है, सिखा रखा है। सो देखो दुर्बल अम्ल क्यों होता है? दुर्बल अम्ल क्या होता है? ये कम आयनित होते हैं। ये क्या होता है? कम आयनित होते हैं, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? दुर्बल अम्ल कहा जाता है। अगला जो ये सही ऑप्शन में मैंने पहले ही बता दिया, इसके जलीय विलयन अम्लीय होता है, गलत। ये ज्यादा आयनित होते हैं, गलत। ये COH समूह रखते हैं, गलत। ये कम आयनित होते हैं, इसी वजह से इसको दुर्बल अम्ल कहा जाता है। ठीक, आगे बढ़ते। जल के अम्लीय एवं क्षारीय विलयन किसके कारण विद्युत का सुचालक करते हैं? जल के अम्लीय एवं क्षारीय विलयन किसके कारण विद्युत का सुचालक होते हैं? तो विद्युत के सुचालक के लिए जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, H पॉजिटिव आयन, ठीक है। तो अम्लिक अगर बोलता तो सिर्फ H पॉजिटिव लिखता, अब क्षार भी बोल दिया, दोनों बोल दिया, तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव दोनों आ जाएगा इसमें, ठीक है। H पॉजिटिव और OH नेगेटिव दोनों आ जाएगा। अम्ल विद्युत का चलन करता है बिकॉज ऑफ H पॉजिटिव आयन, क्षार विद्युत का चलन नहीं करता है बिकॉज ऑफ OH नेगेटिव आयन। ठीक, ये इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है, अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है। मिश्र धातु क्या होता है? दो या दो से अधिक धातु का समांगी मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। मिश्र मतलब मिक्स करना, ठीक है। तो अमलगम एक मिश्र धातु है, उसमें क्या हमेशा मिला ही रहेगा? एक धातु, कॉपर नहीं होता है उसमें, सिल्वर भी नहीं होता है, पारा होता है। हमेशा उसमें क्या होगा? अमलगम में एक मिश्र धातु जिसमें हमेशा पारा होगा ही होगा, ठीक। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे निम्न में से आयनिक यौगिक कौन है? जो आयन्स बनाते हैं उन्हें हम आयनिक यौगिक कहते हैं, ठीक है। जो आयन्स बनाते हैं उन्हें हम आयनिक यौगिक कहते हैं। तो यहां पर ये जो CaCl2 है, ठीक है, CaCl2 ये हमारे क्या है? आयनिक यौगिक है। कैल्शियम 20 होता है, क्लोरीन का 17 होता है, ठीक है। तो करोगे इसको 2 8 8 2 2 8 7, ठीक है। तो क्लोरीन जो है इसको बाहर अष्टक पूरे होने में एक बाकी है और इसका अष्टक पूरा होकर 2 ज्यादा है, ठीक है। तो इसको लिखते हैं Ca2 पॉजिटिव और इसे क्लोरीन सिंगल नेगेटिव। तो ये आयनिक बनाते हैं। तो Ca का 2 पॉजिटिव, देखो ये जो Ca है और ये क्लोरीन है, ठीक है। Ca में 2 है तो वो यहाँ आ जाता है, क्लोरीन का 1 है वो यहाँ आ जाता है, तो ये मिलके बनता है CaCl2। तो ये हमारे आयनिक यौगिक है। अगला क्वेश्चन है, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण कैसे किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण? चैप्टर नंबर, तो हाथ से चुनकर किया जाता है, निक्षालन द्वारा किया जाता है, निस्तापन द्वारा किया जाता है, या फेन प्लवन विधि द्वारा किया जाता है? तो आपका सही उत्तर होगा सल्फाइड अयस्कों का जो सांद्रण है वो फेन प्लवन विधि द्वारा किया जाता है। फेन प्लवन विधि क्या होती है ये अलग से एग्जाम में प्रश्न आ सकता है टिप्पणी लिखने के लिए 5 नंबर में, ठीक है। सब पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन पे। अगला प्रश्न है, ब्यूटानोन एक यौगिक चतुर कार्बन है जिसका प्रकार्यमत समूह क्या होगा? नॉन कीटोनिक ग्रुप है, ठीक है। नॉन नाम के बाद जब ओन आए कीटोनिक ग्रुप होता है तो क्या होगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा, एल्डिहाइड होगा, एल्कोहल होने पे अल लगता है नाम के बाद में, ऑल, ठीक है। और कीटोनिक होने पे ओन लगता है, नॉन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? कीटोन, ब्यूट प्लस नॉन, ठीक है ना। नाम के बाद में ओन लगता है, किस ग्रुप में? कीटोनिक ग्रुप में, ठीक। अगले प्रश्न में आ जाओ। इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध हैं? इथेन, देखो इथेन का सूत्र क्या होता है? C2H6, कितने सहसंयोजक आबंध है इसमें? सिंगल बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 सहसंयोजक आबंध है इसमें। कितने? 7 सहसंयोजक आबंध है। ये आपको आपका सही उत्तर आराम से मिल जाएगा। ये सारे प्रश्न बोर्ड एग्जाम में कभी ना कभी पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? बच्चा बच्चा बता देगा जिसने ढंग से पढ़ाई की है। CaOCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? CaOCO3। बाकी ये कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, ठीक। इसके अगली वाली जो वीडियो होगी उसमें हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे बोर्ड एग्जाम में, जो न्यूमेरिकल बार बार आते हैं, ठीक है, चैप्टर वाइज। अगला क्वेश्चन है, पौधों में वातपोत्सर्जन क्रिया किस भाग में होता है? वातपोत्सर्जन क्रिया किसके भाग में होता है? जड़ द्वारा होता है? गलत। वातपोत्सर्जन के लिए बाहर क्या रहते हैं? आइडियल बताओ। तना द्वारा होता है? गलत। फूल द्वारा होता है? गलत। आंसर है पत्ते द्वारा होता है। तो पौधों में वातपोत्सर्जन क्रिया बाहर जो होती है पत्तों के द्वारा होती है, ठीक है। किसके द्वारा होती है? पत्तों के द्वारा होती है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे प्रकाश संश्लेषण द्वारा
किसकी प्राप्ति होती है? ठीक है, जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं, उन्हें क्या मिलता है उस प्रक्रिया में? वसा मिलता है, गलत। प्रोटीन मिलता है, गलत। प्रकाश मिलता है, गलत। भाई उन्हें मिलता है ग्लूकोज। खाना क्या मिलता है उनको? ग्लूकोज। आगे बढ़ते हैं। वह प्रक्रम जिनके द्वारा, ठीक है, वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है क्या कहलाता है? ऊर्जा का उत्पादन जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं, गलत। श्वसन क्या हुआ? ऑक्सीजन का लेना, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर छोड़ना, श्वसन कहला हुआ। शरीर का ऊर्जा उत्पन्न हो रहा है तो वो कहलाता है हमारा पोषण कहलाता है। उत्सर्जन क्या होता है? जैसे हम पेशाब कर रहे हैं, ठीक है, जैसे हम पॉटी कर रहे हैं, वो उत्सर्जन हुआ। जैसे पसीना आ रहा है, तो ये सब गलत हो जाएगा। हार्मोन स्रावित होता है किस ग्रंथि से? नलिका ग्रंथि से, गलत। बहिस्रावी ग्रंथि से, गलत। अंतःस्रावी ग्रंथि से हमारा हार्मोन निकलता है। ठीक है, जो भी हमारे हार्मोन निकलते हैं वो कहां से निकलते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि से हमारे हार्मोन्स निकलते हैं। ठीक, आ गया। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? पादप हार्मोन कौन सा है वो आपको बताना है। सो देखो, इंसुलिन मानव हार्मोन है, थायरोक्सिन मानव, एस्ट्रोजन मानव, साइटोकाइनिन ये हमारा पादप हार्मोन है। ठीक है, ऊपर के 3 जंतु हार्मोन है, नीचे वाला पादप हार्मोन है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अग्नाशय द्वारा निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? इंसुलिन नहीं होता है, ग्लूकोनॉन नहीं होता है जी, या फिर दोनों होते हैं? आपको बताना है। बताओ बताओ, थोड़ा सा दिमाग आप भी लगाओ, मैं आपको थोड़ा भ्रमित करना भी जानता हूं। अग्नाशय से देखो भाई, इंसुलिन भी स्रावित होता है और ग्लूकोज भी स्रावित होता है, तो आपका जो सही उत्तर होगा ये दोनों हो जाएगा। ठीक, आपका ये सही उत्तर दोनों हो जाएगा। पढ़ाई करो, ठीक है। अगर टीचर बोले कि भाई एक और एक 4 होते, तो 4 नहीं होते, एक और एक 2 होता है। खुद पे भी विश्वास होना जरूरी है। ठीक है, आपको इतना पढ़ना है, इतना सीखना है कि आप अगर सही हो तो उस चीज के लिए आप किसी से भी लड़ जाओ, भिड़ जाओ। ठीक है, टीचर जो भी बोल रहा है हाँ में हाँ नहीं मिला देना है। हो सकता है किसी किसी क्वेश्चन में मैं गलत भी बोल दूं, तो उसको आपको करेक्ट करना है। ठीक है, मैं भी वैसे इंसान ही हूं, मैं भगवान नहीं हूं, और गलती इंसान से ही होती है। ठीक है, आगे बढ़ते। कह रहे मानव मादा के जन्म तंत्र का भाग नहीं है। कौन सा भाग नहीं है? मानव मादा नहीं है ये बोला है। मादा मतलब लड़की। लड़की में अंडाशय होता है, गर्भाशय होता है, डिंब वाहिनी भी होती है, शुक्र वाहिका नहीं होती है। ये नहीं है, शुक्र वाहिका पुरुषों में होता है। ठीक, ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फूलों में नर प्रजनन अंग कौन सा होता है? नर प्रजनन अंग, तो जो नर प्रजनन अंग होता है वो पुंकेसर होता है। पुष्प का नामांकित चित्र बनाने के लिए बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है, इसकी अलग से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक, अगला क्वेश्चन है, एकल जीवों में प्रजनन किस विधि द्वारा होता है? ठीक है, एकल जीवों में खंडन विधि द्वारा होता है, बिल्कुल होता है। विखंडन विधि द्वारा होता है, बिल्कुल होता है। बीजाणु समागम द्वारा होता है, बिल्कुल होता है। तो उत्तर हो जाएगा ये सारे विधि, ये सभी। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। कह रहे हैं द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो डार्विन जी ने लिखी है। डार्विन जो साइंटिस्ट है, उन्होंने लिखी है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक बुक। ठीक, किसने लिखी है? डार्विन ने। ये नए एनसीईआरटी बुक के आधार पर मैंने क्वेश्चन छाट छाट के आप लेके आया हूं। ठीक है दोस्त, अगर आपको ऐसे ही क्वेश्चन और चाहिए डे बाय डे, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे, क्योंकि ऐसा कई बार होता है हम एनसीईआरटी क्वेश्चन याद करते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो
हट के अलग से आ जाते हैं। तो अगर उसकी प्रिपरेशन शुरू से करनी है आप तो बताइए, तो मैं ऐसे क्वेश्चन छोटा छोटा वीडियो 15 मिनट 10 मिनट का वीडियो लाता रहूंगा, अगर आप सपोर्ट करोगे तो। ठीक, तो अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहे हैं, समजात अंगों के उदाहरण क्या हैं। समजात अंग और समवृत्ति अंग हर साल एग्जाम में आता है। तो जो हमारा हाथ है और जो कुत्ते के अग्रपाद है आगे के, वो समजात में आते हैं। ठीक है, चलने का काम दोनों का है। पहले हम मानव शरीर भी ऐसे चलता था, वो तो धीरे धीरे विकास हुआ तो ऐसा हो गया। ठीक, कुत्ते को भी ऐसे कर दो, खड़ा कर दो, तो वो तो धीरे धीरे होता है। काम दोनों का सेम है, संरचना अलग है थोड़ी सी। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कौन से पौधे को चुना था, तो आप फट से बता दोगे भैया मटर को चुना था। क्यों चुना था, क्योंकि ये फटाफट बड़ा हो जाता है, 2-2.5 महीने में ही फसल तैयार हो जाती है। तो जो भी उसको एक्सपेरिमेंट करने हैं वो इसमें आराम से वो देख सकता था। अगला प्रश्न है कि 2D क्षमता वाले लेंस का फोकस क्या होगा। तो देखो, लेंस की जो क्षमता होती है सूत्र, लेंस की क्षमता P बराबर होता है 1/f। ये लेते हैं हम मीटर में, अगर आप सेंटीमीटर में लोगे तो 100/f आएगा। ठीक है, अगर आप सेंटीमीटर में लेते हो तो प्रश्न में हमें क्या दे रखा है, P की जगह पर 2 डायोप्टर। ठीक है, और आप जानते हैं P बराबर होता है 100/f, तो F बराबर क्या हो जाएगा 100/P। ठीक, P का मान क्या है 2 रखो, तो ये आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक है, वस्तु से छोटा दिखेगा। समतल में तो एज इट इज, आप समतल दर्पण में देखते हो एज इट इज वैसे ही दिखता है, समतल नहीं है। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण में वस्तु से छोटा प्रतिबिंब दिखता है। आपने देखा होगा कार के हेडलाइट जो इधर लगा पड़ा होता है, उसमें बाहर के बड़े बड़े पेड़, डंपर, लोडी सब उस छोटे से मिरर में आ जाता है। तो वो कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण। उत्तल में बड़ा दिखाता है। ठीक है, तो सही उत्तर होगा उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य क्या होता है। जो फोटोग्राफी कैमरा होता है ना, क्या कौन सा होता है वो हमसे पूछ रहा है, तो वो होता है उत्तल लेंस। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। यूं यूं करते हो, क्या होता है वो, उत्तल लेंस होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। हर साल पूछा जाता है। तो कॉर्निया पर बनता है, गलत। परितारिका पर बनता है, गलत। पुतली पर बनता है, गलत। दृष्टि पटल पर बनता है। ठीक है, जिसे हम रेटिना भी कहते हैं। कहां बनता है, दृष्टि पटल पर बनता है। ठीक है दोस्त, कहां बनता है, दृष्टि पटल पर। अगला प्रश्न है, अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने की आंख के गुण को हम क्या कहते हैं। दूरदृष्टिता, गलत। इसे कहते हैं समंजन क्षमता। आंख की क्या कहा जाता है, समंजन क्षमता। देखो, हम इस पेन को भी देख सक रहे हैं, उस सूरज को भी देख सक रहे हैं। ठीक है, तो हमारा आंख चीजों को देखने के लिए फोकस दूरी को एडजस्ट कर रहा है, तो इसे कहते हैं लेंस की समंजन क्षमता, आंख की समंजन क्षमता। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, 1, 2, 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। श्रेणी क्रम पे जोड़ने पर जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो डायरेक्ट जोड़ देते हैं इनको। ठीक है, डायरेक्ट। R1 कितना है 1, R2 कितना है 2, R3 कितना है 3, तो ये आ जाएगा 6 ओम। कितना आ जाएगा 6 ओम। ऑप्शन नंबर जो 4 है वो सही हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 100 वाट 220 विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, 100 वाट, ये वाट मतलब ये हमें दे रखा है पी बराबर दे रखा है 100 वाट, और ये वी दे रखा है विभवांतर 220 वोल्ट, हमें निकालना आर। ठीक है, तो P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है वी स्क्वायर अपॉन आर। P बराबर क्या होता है, वी स्क्वायर अपॉन आर। देखो P V कितना है 220, दो बार गुणे में आ जाएगा, सॉरी आर निकालना है ना, तो P नीचे आ जाएगा, यहाँ P होगा, और P हमें दे रखा है 100, 1010 कटा 22 गुणा 22 484 प्रतिरोध का मात्रक ओम। ठीक है, P बराबर, देखो यहां लिख देता हूं सूत्र, कहीं भूल ना जाओ। अब P बराबर होता है वी स्क्वायर अपॉन आर, तो आर बराबर क्या हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन पी। ठीक है, मान रखा, हल किया, 22 गुणा 22 है, 22 को 22 से गुणा करेंगे 484 आएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्त, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। कह रहे हैं 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कार्य किया जाता है। कितना कार्य किया जाता है, W बराबर वी क्यू होता है। W बराबर क्या होता है वी क्यू। तो देखो ये विभवांतर कितना दे रखा है 12, ठीक है, और आवेश, कूलम मतलब आवेश, क्यू कितना दे रखा है 2, तो 12 गुणा 2, 12 दूनी 24, कार्य का मात्रक क्या होता है जूल, 24 जूल। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्त, कहीं पे भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, आप वीडियो को दोबारा जरूर देखें। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना, मैंने हर चैप्टर को एकदम इजी वे में समझाया है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन को आसान शब्दों में बताया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराए हैं, सब कुछ मिलेगा, खजाना है। और विज्ञान के साथ साथ गणित भी पढ़ा रखी है, नई एनसीईआरटी पुरानी एनसीईआरटी बुक दोनों के आधार पर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमसे क्या बोल रहे हैं, एक एमीटर के स्केल पर 0 तथा 2 एम्पियर के बीच 20 विभाग है विभाग है, इसका अल्पतमांक क्या होगा। इसे स्किप कर दीजिए, ठीक है ना, क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ है। कह रहे 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। ठीक है, याद कर लीजिएगा, 1 किलोवाट घंटा जो होता है ना 3.6 गुणा 10⁶ जूल के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर 3 रट लीजिए, 1 किलोवाट 3.6 गुणा 10⁶ जूल के बराबर होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित करता है उसे हम क्या कहते हैं। विद्युत धारा को दिखाता है कौन, अमीटर। ठीक है, वोल्टेज को कौन दिखाता है, वोल्ट मीटर। तो आंसर क्या आ जाएगा, अमीटर। ठीक है, ऐसा होता है, अमीटर से दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन है, डायनेमो द्वारा बदला जाता है। डायनेमो द्वारा क्या बदला जाता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। सीधा सा सिंपल कॉन्सेप्ट है, डायनेमो द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है, सिंपल लॉजिक। कह रहे निम्न में से पर्यावरण के जैविक घटक नहीं है, कौन सा नहीं है, पौधे। पौधे होते हैं और हमारे इसी पर्यावरण में मिल जाते हैं। ठीक है, वायु भी पर्यावरण का हिस्सा है क्या, जंतु मनुष्य। तो अब देखेंगे पौधा हुआ, जंतु हुआ, मनुष्य हुआ, सेम कैटेगरी है, जीवित होगा, मरेगा और इसी में ही मिल जाएगा। लेकिन वायु इस कैटेगरी से हटके है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, वायु। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत महत्वपूर्ण है क्योंकि वह अवशोषित करती है
ऊष्मा को गलत, सूर्य की ऊष्मा को गलत, अवरक्त किरणों को गलत, पराबैंगनी किरणों को वो अवशोषित करती है, यूवी रेस को, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेस को वो अवशोषित कर लेती है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो आज के वीडियो में जो मैंने क्वेश्चन आपको बताए, आपको कैसे लगे जरूर कमेंट करके बताना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसी सीरीज अगर आपको डेली चाहिए ताकि आपकी प्रैक्टिस और रिवीजन डे बाय डे होती रहे छोटी शॉर्ट वीडियो के अंदर, तो आप मुझे जरूर बताना। मैं कोशिश करूंगा कि ऐसी एक वीडियो डेली आपको मिले। ठीक है, जय हिंद, अपना ख्याल रखें और पढ़ाई करते रहें, रिवीजन करते रहें और डिस्क्रिप्शन एक बार जरूर चेक कर लेना दोस्त प्लीज। और अगर आपको कोई सा भी वीडियो देखना है, आप क्या लिखेंगे, क्लास 10th चैप्टर नंबर 1, ठीक है, जो भी देखना है चैप्टर नंबर 1 और आगे लिख देना बाई मैथमेटिक एनालिसिस, क्लास 10th साइंस चैप्टर नंबर 1 बाई मैथमेटिक एनालिसिस, तो आपको वीडियो टॉप पे मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, क्लास 10th साइंस चैप्टर नंबर 1 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाई मैथमेटिक एनालिसिस आ जाएगा। ऐसे आप सारे वीडियो देख सकते हो। वीडियो को शेयर जरूर करें।